ऑफ वाउ नियम, ऑफ वाउ रूल। ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन, कोशों में इलेक्ट्रॉन उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में भरे जाते हैं, अर्थात पहले कम उपकोष वाले, कम ऊर्जा वाले उपकोष में भरे जाते हैं और फिर उससे अधिक ऊर्जा वाले उपकोष में भरे जाते हैं। तो ये नियम क्या है, कैसे इस तरह इसको अपन लिखेंगे? देखो, सबसे कम ऊर्जा वाला उपकोष होता है 1s, फिर इससे अधिक होती है 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, 4s, 3d। यहां तक तो अपन को याद है बच्चों, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। इसके बाद यदि याद नहीं है तो यहां से बनाओ, इस 3p से इसको बनाना चालू करो। ये 3p है, तो बताओ अगला आने वाला उपकोष कौन सा होगा? 3p के बाद आता है 4p, 4p पहुंच गए। फिर ये 4s है, तो अगला आने वाला क्या होगा? 5s। फिर अगला आने वाला क्या होगा? ये 3d है, तो 4d। और फिर अगला आने वाला क्या होगा? 5p। फिर अगला आने वाला क्या होगा? 6s। और फिर अगला आने वाला 4d मत लिखना, यहाँ पे एक अपवाद है, 4f आ जाता है। क्या आ जाता है? 4f, ये बीच में फंस जाता है। ठीक, फिर इसके बाद वही लगातार चलता है। ये क्या आ गया? इससे 5s के बाद 6s आ चुका और बीच में क्या फंस गया? 4f। फिर 4d है तो क्या आएगा? 5d। और फिर ऐसे ही 6p, 7s, 5f, 6d, डॉट 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 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। ये रूल तुम्हें याद नहीं होगा ना, तो तुम ऑफ वाउ नियम कभी भी नहीं सीख सकते, न कभी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर पाओगे। यानी 11th और 12th दोनों खत्म हो जाएंगे। सब में पहले प्रथम कक्षा, फिर दूसरी कक्षा, फिर तीसरी कक्षा, फिर चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं। और सब में क्या लगाना? पहले एस, सब में एस लगाना। 1 2 3 4 5 6 7, 7 एस लगा लिए। अब पी लगाना सब में, लेकिन पी यहाँ से स्टार्ट होता है दूसरी कक्षा से। सब में पी लगाना, पी लगाना, पी लगाना। फिर तीसरी से क्या चालू होता है? सब में डी लगाना। और फिर चौथी से क्या चालू होता है? एफ, सब में एफ लगाना। देखो कितना टाइम लगा है मुझे बनाने में। ये हो गया, ये पहली कक्षा है तो 1 लगा दो, ये दूसरी है तो पूरे में 2 लगा दो, ये तीसरी है तो पूरे में 3 लगा दो, ये चौथी है तो पूरे में 4 लगा दो, और ये पांचवी है तो पूरे में 5 लगा दो, और ये छठवीं है तो पूरे में 6 लगा दो, और ये सातवीं है तो पूरे में 7 लगा दो। बन गया ये। तो देखो ऊपर से ऐसे काट दो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितने आ रहे हैं ऊपर से ऐसे काट चले जाओ, अपने आप एक सिस्टम बन जाएगा। देखो ये बन गया। पहले क्या आता है? 1s, फिर क्या आता है? 2s, फिर 2p, फिर 3s। देखो मैच कर रहा है, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p। ठीक है, 3s, 3p, फिर 4s, ये आ गया 4s। देखते जाओ। फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d, फिर 5p। तो बताओ ये बना लोगे? मैंने ये तीसरी बार या चौथी बार बता दिया तुम्हें, 2 दिन से सिर्फ यही बता रहा हूं कि इसको याद रखने का तरीका एक तो ये है, ऐसे बना लो। जाते से ही, पेपर में जाते से ही तुम्हें ये डायग्राम बना देना है पीछे कॉपी पे, और फिर इससे ये लिख देना है। क्यों? इस पे तो क्वेश्चन मिलने ही मिलना है, चाहे वो क्लास 11th हो, चाहे वो क्लास 12th हो। 12th में भी ये आता है, 11th में भी ये आता है। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम इसको सीखते हो कि नहीं। ऐसे निकाल लो, या फिर n+l नियम निकाल के n+l जिसकी ऊर्जा कम होगी उस उपकोष को पहले लिखते हैं। n+l क्या कहता है? जिसकी ऊर्जा कम होती है जिस उपकोष की, उसको पहले लिखते हैं, और जिसकी ऊर्जा अधिक होती है उसे बाद में लिखते हैं। और यदि किसी के लिए n+l का मान किसी उपकोष के लिए समान आ जाए, तो n का मान कम होगा उस उपकोष को पहले लिखते हैं। ठीक है, तो ये तुम बना लेना, है ना। और जिनका छूट गया है, जो नए बच्चे जुड़े हैं, उनको मैं वीडियो दे दूंगा इसके,
तो वो घबराए नहीं कि हमारा छूट रहा है, अभी कुछ भी नहीं छूटेगा, आज से जुड़ा है तो भी उसे बीडी मिल जाएगा और पहले जुड़ा है तो भी उसे बीडी मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बताओ कौन सा ऑफकोर्स 1s, फिर कौन सा ऑफकोर्स 2s, फिर कौन सा ऑफकोर्स 2p। पहले 1s आता है, फिर 2s 2p आता है और उसके बाद 3s 3p। अब तुम ये सोच रहे हो 3d नहीं आया, 3d की ऊर्जा ज्यादा होती है, तो फिर कौन आता है 4s 3d। पहले बस यहां तक तो याद रख लो, 1s 2s 2p 3s 3p और 3d ना आके क्या आता है 4s, उसके बाद 3d आता है, बस यहीं तक मुझे याद है, इसके बाद मुझे भी याद नहीं है। लेकिन अब मैं क्या करूं, मैं तो बना लेता हूं। तुम क्यों नहीं सीख रहे हो, तुम भी तो वही हो भाई, इंसान हो, क्यों नहीं सीख सकते। जब मैं सीख गया तुम भी सीख गए, उसमें कोई विशेष बात भी नहीं है, बस अंतर इतना है कि मैं इसको ध्यान से देख रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे करना है, तुम इसको ध्यान से देख नहीं रहे हो, इसीलिए ये चीज समझ में नहीं आ रही। यहाँ तक जब याद हो गया तो मैंने एक हजार बार बता दिया कि 3p से आगे अपन को चलना है। ये 3p है तो बोला अगला क्या होगा 4p ही होगा, तो यहाँ से 3p देखते हुए चलो, उंगली मत हटाना और यहाँ लिखना 4p। फिर अगला क्या है, ये ध्यान दो, इस पे ध्यान ही नहीं दोगे, तुम ध्यान दोते हो कहीं और, तब तक मैं समझा देता हूँ। ये 4s है तो अगला क्या आएगा, तुम खुद बोलो 5s आएगा कि नहीं, ये आ गया 5s। अब बताओ ये 5s है तो अगला क्या आएगा, बोलो कमेंट। 4d आएगा, हाँ 4d आएगा, ठीक है। अब अगला क्या आएगा, 5p आ गया। लो मैं तो नहीं बना रहा, अब तुम ही बना रहे हो, अब क्या आएगा 6s आ गया। लो अब अगला क्या आएगा, नहीं मैंने क्या कहा, यहाँ पे अपवाद है, 6s के बाद क्या आता है 4f, ये याद रखना पड़ेगा, जो चीज याद रखनी है। और फिर यदि तुम्हें याद न रहे तो यहाँ n+l नियम लगा के वाली दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। अब क्या आएगा, अब क्या आएगा 5d, ये 5d आ गया, 4f के बाद 5d, अब क्या आएगा बताओ। हाँ आराम से बोलो, धीरे से, 6p, इतनी तेज चलने की जरूरत नहीं है। अब क्या आएगा 7s, अब क्या आएगा 5s, ठीक है, और डॉट 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 कर दो। अब बताओ मुझे कौन सा याद था, मैंने भी तो तुमसे ही बनवाया है धीरे धीरे, तुम बताते गए मैं लिखता था। केवल ये 6s के बाद तुम्हें ऐसा लग रहा था 5d आएगा, लेकिन 4f आ गया। 4f इसलिए आ गया बेटा क्योंकि 4f की ऊर्जा 6s से ज्यादा और 5d से कम है, नहीं तो दिखा निकाल लो, देखो 6s के लिए n+l और 4f के लिए n+l और 5d के लिए n+l, इनकी ऊर्जा निकालो। हम जानते हैं कि s, p, d और f उपकोष में 0 1 2 3 होते हैं l के मान, ठीक है। तो देखो 6, n का मान कितना है 6, प्लस s के लिए l कितना होता है 0, तो यहाँ पर ऊर्जा आ गई 6, 6s की ऊर्जा कितनी आ गई 6। अब देखो 4f की ऊर्जा, n का मान 4, f के लिए l कितना है 3, तो +3 कितनी आ गई 7। अब 5d देखो, n का मान है 5 प्लस d का मान, d के लिए l कितना होता है 2, तो ये भी कितनी आ गई 7। इन दोनों की ऊर्जाएं समान आई हैं, लेकिन मैंने क्या कहा, जब n+l के मान दो उपकोषों के लिए समान होते हैं तो इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में भरा जाता है जिसके लिए n का मान कम हो, तो इन दोनों में n का मान किसके लिए कम है, इस 4f के लिए 4 है और 5d के लिए 5 है, इसीलिए 4f में पहले आए 5d पहले नहीं आया। तो ये चीज तो n+l नियम से आ जाती है। यहाँ शिवपुरी के अंदर कोई भी इसको n+l नियम से नहीं निकलवाता, जानता ही नहीं है, कोई भी नहीं निकलवाएगा। तुम देख लेना, कोई तुम्हारा स्टूडेंट कोई दोस्त वगैरह कहीं पढ़ रहा हो, उसे पूछ लेना कि क्या तुम ऑफ-बाउंड नियम को निकालना जानते हो, और उससे कहना हम तो जानते हैं पर तुम जानते हो क्या, तो यही कहेगा कि हमारे सर ने तो रटवा दिया था। वो बात अलग है, या तो आखिरी में करना ही है, पर हम भूल गए तो कैसे निकालेंगे। मान लो किसी कोई बच्चा भूल गया कि 6s के बाद क्या आएगा, तो उसमें n+l नियम लगाते जाओ, आगे अपने आप पता चल जाएगा। जैसे तुम्हें कंफ्यूजन हो गया कि 5d आएगा कि 4f, तो दोनों की ऊर्जाएं देख लो कितनी आ रही हैं, यदि समान है तो n का मान कम हो उसे पहले भर दो,
और समान नहीं है तो n का मान अपने आप पता चल जाए, n का मान देखना ही नहीं है, फिर तो तुम L + L नियम लगाना। ठीक है, अब आ गया समझ में सबको ये? बोलो। हाँ, अब मैंने कल तुम्हें एक होमवर्क दिया था, मैंने तुम्हें 20 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलवाए थे, तो क्या आप लोगों ने 20 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरे हैं? वैसे तो बहुत सारे बच्चों के तो मेरे पास मैसेज आ गए थे। मैंने 8 तक कल भरवा दिए थे, है ना? मैंने हाइड्रोजन का भरवा दिया था, हीलियम का भी भरवा दिया था, लिथियम का भी भरवा दिया, बेरिलियम ये याद होने चाहिए, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से भरवाना था, 8 होता है ऑक्सीजन का। ठीक है, तो यहां से देखो 1s2 2s2, पहले 1s भरता है, देखो 1s, s में कितने आते हैं हमेशा ये ध्यान रखना, s उपकोष में अधिकतम 2, p उपकोष में अधिकतम 6, d उपकोष में 10 और f उपकोष में 14 इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं। ठीक, तो 1s2, s में कितने 2, इससे s में भी 2, इसी से आगे बढ़ेंगे अपन, 8 तक चलना है। 1s2 2s2 2p 2 2 4 और 4 8, पी में कितने आएंगे 4। अधिकतम क्षमता पी की कितनी होती है आप सब जानते हो, एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 होते हैं, ये सब जानते हो। ठीक है, तो हमारे पी में कितने आ चुके हैं 4, अभी इसमें 2 और आ सकते हैं, मतलब हमारा ऑक्सीजन का तो कंप्लीट हो गया है, इतना आए गया तो आप तुरंत राइट लगा के 1 नंबर तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो क्लोरीन 9 होता है, 1s2 2s2 और 2p5, क्योंकि हम 9 का भर रहे हैं तो 2 2 4 और 5 9। फिर देखो नियोन का Ne 10, 1s2 2s2 और 2p6। यदि मुझे सोडियम का बनना हो, सोडियम 11, तो 1s2 2s2 और 2p7 करोगे क्या इसमें? बताओ, नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि पी में 6 से ज़्यादा क्षमता नहीं है। तो बच्चा कहेगा 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? अरे 1 इलेक्ट्रॉन इससे अगले वाले उपकोष में जाएगा, ये 1s भर गया, 2s भर गया, 2p भर गया, तो अगला वाला क्या है 3s1, 3s1 तक पहुंच गए। अब मुझे मैग्नीशियम का बनना है, Mg12 होता है, 1s2 2s2 2p6 और 3s2, ये हो गए 12। अब मुझे और बनना है, मान लो एल्यूमिनियम का बनना है, एल्यूमिनियम का होता है 13। एक तो क्रमांक भी याद होने चाहिए, वो देगा नहीं ये क्रमांक, नाम देगा एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरो, तो तुम्हें उसका क्रमांक भी याद होगा तो ही भर पाओगे। अब जैसे मुझे 13 तक चलना है तो इतना तो नकल टीप दो ही, यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s2, यहाँ तक कितने हो जाते हैं 12। अब मुझे आगे का लिखना है 13 बार, तो देखो कहाँ तक भर गया 3s2, अब क्या आएगा 3p1। अब p में कब तक भरते रहेंगे? जब तक इलेक्ट्रॉन हमारे, जैसे मान लो मुझे सिलिकॉन बनना हो 14 होता है, तो बताओ इतना तो सेम रहेगा, 12 तक तो रहेगा कि नहीं? और इसके बाद ये 3p1 की जगह क्या हो जाएगा 3p2। अब मुझे सिलिकॉन से फास्फोरस का बनना है 15, तो इतना तो बताओ सेम रहेगा 12 तक, तो पूरा 12 इलेक्ट्रॉन तक। उसके बाद क्या हो जाएगा 3p2। अब मुझे मान लो बनना है फास्फोरस के बाद सल्फर, सल्फर का होता है 16, और इतना 12 तक तो सेम रहेगा 12 इलेक्ट्रॉन तक तो, और उसके बाद हो जाएगा 3p3। फिर सल्फर के बाद आता है क्लोरीन 17, तो इतना तो सेम है 12 तक, और फिर क्या आ जाएगा 3p4, नहीं कहाँ गलती होगी 3p15 सिलिकॉन, देखो यहाँ तक 13 था ना, 12 10 तो 12 13, यहाँ तक हो गए 14, इसमें कितने हैं 15, इसमें कितने हैं 16, इसमें कितने हैं 17 तक जाना है। अब गिन लो 12 ये और 12 5 17, अब आता है ऑर्गन 18। ठीक है, तो 12 तो यही 3p6,
अब यहाँ तक बोलो कितने हो गए, टोटल 18 हो गए कि नहीं। देखो 12 तो यही थे, 6 ये हो गए प्लस, तो यहाँ तक टोटल कितने हो गए, 12 और 6 18। मतलब यहाँ तक तो हम भरेंगे ही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पोटेशियम का 19 होता है ना, तो यहाँ तक तो पूरा चलेगा ही। और कहाँ तक चलेगा, 3p6 तक। तो अब अगला क्या आएगा, 4s1। इसको मैं चलो पूरा भर देता हूँ, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। देखो गिन लो, ज्यादा ना हो जाए कहीं, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 1 19। हमें 19 तक ही चलना था। अब आता है कैल्शियम 20, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पूरा सेम यहीं तक, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। आप देख लो, ये हमने 20 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर दिए हैं, ठीक है। इनका मैं आगे जाके एक तरीका और बताऊंगा शॉर्टकट, लेकिन तुम्हें ऐसे ही भरना है। तुम्हें उस शॉर्टकट तरीके से नहीं भरना, पर मैं तुम्हें सिखाऊंगा जरूर उसको, उससे काम आएगा, वो कभी ना कभी काम आ जाता है, ठीक है। उस शॉर्टकट तरीके को मैं बताऊंगा। पहले ये बताओ, इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में किसी को कोई दिक्कत 20 तक में। अब मुझे अगले भर के बताओ, 20 से आगे वाले भर सकता है कोई बच्चा। मैं लेकिन तुम्हें अभी मैंने इलेक्ट्रॉन मैंने नहीं बताए, तो पहले मैं तुम्हें 20 से आगे वाले इलेक्ट्रॉन बता देता हूं कि कैसे तुम इनको याद रखोगे, ठीक है। ट्रिक बता देता हूं, देखो। सबसे पहले कैल्शियम के बाद आता है स्कैंडियम, Sc होता है, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 21, स्कैंडियम, ठीक है। तो मैं इसको यहां लिख रहा हूं स्कैंडियम, इसका नाम भी लिख रहा हूं, चलो स्कैंडियम, ठीक है, स्कैंडियम। फिर आता है 22 Ti, टाइटेनियम 22, हाँ टाइटेनियम, ठीक है। और फिर आता है वेनेडियम 23 भी, वेनेडियम, ठीक है। और फिर आता है क्रोमियम Cr 24, क्रोमियम, क्रोमियम। और उसके बाद आता है मैग्नीज Mn 25, मैग्नीज, ठीक है। और इसके बाद आता है मैग्नीज के बाद फेरिक 26, फेरिक, फेरिक, इसको आयरन भी बोलते हैं और इसको लोहा भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद आता है कोबाल्ट, CO संकेत होता है 27, ठीक है, कोबाल्ट। जैसे मुझे याद है तुम्हें भी हो जाएंगे। और कोबाल्ट के बाद आता है निकिल 28, निकिल Ni संकेत होता है, निकिल। सब लिखते जाओ साथ ही साथ। वैसे मैंने तुम्हें आवर्त सारणी भेज दी है, उसमें ये सब दिए हुए हैं, निकिल। और फिर आता है कॉपर, ये कॉपर वायर होता है 29, कॉपर। और फिर आता है जिंक Zn 30, इसको बोलते हैं जिंक। जिंक की परत चढ़ाई जाती है जंग से बचाने के लिए लोहे पर, ठीक है, गैल्वनाइज्ड। अब समस्या ये है कि इसको याद कैसे रखें, तो देखो इसको याद रखो ऐसे, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, देखो सचिन, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन। तो देखो सचिन से तो बन गई स्कैंडियम, तेंदुलकर से बन गई टाइटेनियम, वेरी क्रेजी मैन से बन गई वेनेडियम, क्रेजी, और क्रेजी से बन गई क्रोमियम, और मैन से बन गई मैग्नीज। देखो सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, ये आ गया। देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज। इतना क्लियर हो गया, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन। बताओ यहां तक याद हो गए ये तत्व लाइन से। जब आपको लाइन से याद ही हो गए तो क्रमांक याद करने में कितनी दिक्कत है, कुछ नहीं। सचिन के लिए 21, तेंदुलकर के लिए 22,
वेरी के लिए 23 और क्रेजी के लिए 24 और मैन के लिए 25। लो इनके क्रमांक भी याद हो गए। सचिन तेंदुलकर, वेरी, क्रेजी, मैन, 25 तक याद हो गए। ठीक है, अब आते हैं आगे, फेरिक, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। फिर आता है फ्री कोचिंग, फ्री कोचिंग, फ्री कोचिंग, नितिन्स कजिन, नितिन्स कजिन, CUZN। कजिन की वैसे अलग होती है स्पेलिंग, पर CUZN कजिन होता है। ठीक है, नितिन्स कजिन, CUZN। तो देखो, फेरिक से, फ्री कोचिंग से फेरिक, कोचिंग से कोबाल्ट, नितिन से NI, फ्री कोचिंग नितिन्स कजिन, मतलब नितिन का भाई फ्री कोचिंग जाता है। नितिन्स कजिन, कजिन मतलब CU और ZN। तो फ्री कोचिंग यहाँ कितना आता है 26, 25 तक तो ही क्या था, फिर 27, फिर 28, फिर 29 और फिर 30। बताओ 30 तक याद करने में क्या दिक्कत आई, किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपन को कोई ना कोई ट्रिक बना के इनको याद करना पड़ेगा। ऐसे ही मैं पूरी आवर्त सारणी तुम्हें ट्रिक से याद करा दूंगा। ठीक है, कोई ना कोई तुम्हें ट्रिक बताऊंगा हर तत्व की, जिससे तुम्हें ये याद हो जाए। और उन तत्वों की तो अपन को जरूर करनी है जो काम आते हैं, जो काम नहीं आते उनकी एक बार को नहीं भी करो कोई दिक्कत नहीं, ये तो काम आते हैं। इनके क्रमांक वो नहीं देगा, 30 तक नहीं देगा, इसके बाद वो देता है ना। जैसे तुमसे कहेगा जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरो, तो वो जिंक नाम देगा, ये नहीं कहेगा कि जिंक 30 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरो। यदि जिंक 30 कह दिया तो फिर तो छोटा सा बच्चा ही भर देगा, फिर क्या है, जब उसने क्रमांक दे ही दिया, ये तुम्हें बनाना आता ही है ना, 2-3 तरीकों से सीखा है, N+L नियम और उससे, तो ये तुम्हें आता ही है और क्रमांक दे ही दिया, तो फिर बनने में कितना टाइम लगेगा, कुछ नहीं, फिर तो कोई भर सकता है। तो अब मुझे इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरो, कितने बच्चों ने भर लिया है वो मुझे पहले बताओ, नहीं भरा है तो भरो 30 तक, मैंने तुम्हें ये समझा दिए, पूरे भरो 30 तक। देखो स्कैंडियम, मुझे 21 तक चलना है, तो आप खुद सोचो कहाँ तक चलूंगा। देखो 2 इसमें आते हैं, 2 इसमें 4, 6 इसमें आते हैं 10, 2 इसमें 12, 6 18 और 2 20, और इसमें मैं 1 भर दूं तो मेरा 21 तक यहाँ तक हो जाएगा। तो मैं यहीं से लिखूंगा पूरा 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2, 20 हो गए यहाँ तक, देख लो 10 यहाँ तक हो जाते हैं और 10 यहाँ तक, देखो 2 2 4 और 6 10 और 2 2 4 और 6 10, 10 ये हो गए, 10 ये हो गए, यानी 10 ये हो गए, 10 ये हो गए, कितने हो गए 20, बचा कितना 1, यानी कि 4s, कहाँ है ये रहा 4s2, फिर 3d1, 3d1। अब देखो मुझे 22 का भरना है, तो तुम खुद सोचो बेटा, जब 21 तक हमारा ये भर चुका है तो यहाँ तक तो हमारा रहेगा ही रहेगा, सिर्फ हमें एक ही तो बढ़ाना है, तो बताओ किस में बढ़ेगा, डी में। तो ये तो मेरा पूरा ऐसा कैसे ही लिखना ही है मुझे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d2, होगा कि नहीं। अब मुझे इसका वेनेडियम 23 करना है, तो इसमें एक और बढ़ेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3, ठीक है। अब मुझे क्रोमियम का देखना है, तो क्रोमियम में बेटा एक बहुत बड़ा अपवाद है और जेई क्वेश्चन पेपर में आता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्रोमियम, यही पेपर में पूछता है और बच्चा इसको गलत भर के आता है, क्योंकि इसमें अपवाद है। हालांकि उस अपवाद का मैं कारण भी तुम्हें बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल तुम लोगों ने कैसे भरा है वो मैं बताता हूँ। देखो तुमने ऐसे भरा होगा, इस डी में एक बढ़ा दिया होगा बस, 1s2 2s2 2p6 3s2, अभी दिखने लगेगा 3p6 4s2 और 3d4, तुम लोगों ने ऐसे भरा होगा, ठीक है। अब दिख रहा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4,
3D 3 चल रहा था, तुमने 4 कर दिया होगा। लेकिन इसमें एक अपवाद है, ये 3D 4 ना होके क्या होता है, देखो मैं बताऊं, ये होता है 4S1 और 3D 5। ऐसा ये गलत है, ये वाला गलत है, लेकिन ये सही है। ये ऐसा क्यों हो गया, देखो इसमें अभी फिलहाल अपवाद है, इसका कारण मैं बताऊंगा। ये दोनों, ये चौथी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है। अब मैं यहाँ पे तुम्हें एक चीज बताता हूँ, पहले मुझे इन सबको भर के बता देते हैं, बस इसमें ये सही है, ठीक है। अब मैं इसका बताता हूँ मैग्नीज का। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s, अब इसी में भरेगा 4s2, 3d5। तो ये तो सबका होगा ही, ये तो सबका यही होगा, केवल इसमें गलती हो रही होगी। तुम ये लिख रहे हो, मैं ये बता रहा हूं, और कोई अंतर इसमें नहीं है। ऐसा क्यों है वो मैं तुम अभी थोड़ी देर में क्लियर करूंगा। अब फिर 26 वाला भरा होगा तुमने, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2 और 3d6, ये तुमने भरा होगा। 27 वाले में क्या किया होगा, 3d7। 28 वाले में 3d8। 29 वाले में फिर दिक्कत होगी, चलो 28 का मैं भर देता हूँ। 29 वाले में देखो क्या दिक्कत होगी, बताता हूँ। 1s2, 2s2, 2p, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d, ये 7 था, इसको तुमने किया होगा 8, ठीक है, बिल्कुल सही है। 29 का भरेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, हाँ 3p6 और 4s2, 3d9 लिखा होगा तुमने, है ना। लेकिन यहाँ पे भी अपवाद है, ये 3d9 नहीं होता, क्या होता है 4s1, 3d10, यही लिख, ये होता है, तुमने ये लिखा हुआ। जो गलती यहाँ हो रही थी वही गलती यहाँ पे हो रही है। मैं अभी इनको समझाऊंगा कि जी ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। देखो रटना कुछ नहीं है, बता रहा हूँ, ये समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में। अब जिनका भरा होगा तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10, इसमें बनता कितने हुए 2 और डी। ये तुम्हारे सब सही होंगे, केवल तुम्हारे 2 गलत होंगे, एक क्रोमियम वाला और एक कॉपर वाला। और पेपर में ये दोनों ही पूछता है अधिकतर, क्योंकि उसे पता है कि बच्चा ये जानता ही नहीं, अपवाद है इनमें। अपवाद का कारण भी बताऊंगा मैं, लेकिन ये तुम जानते ही नहीं हो, तुम तो अपने हिसाब से भर के आओगे जो तुमने सीखा है, लेकिन इसमें एक अपवाद है, ठीक है। पहले ये बताओ, इन 2 को छोड़ के बाकी सबके सही है ना, लिखो कमेंट में, नोट पॉइंट लिखो, नोट। ये नोट पॉइंट हमेशा कैसे होते हैं बच्चों, महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य जो याद रखने योग्य होते हैं, जिनको याद रखना पड़ता है, ठीक है। वो तथ्य क्या है, ये तथ्य नोट पॉइंट में पूर्ण, सब लिखो, पूर्ण एवं अर्धपूर्ण, पूर्ण एवं अर्धपूर्ण। एक होता है पूरा भरा, उसको बोलते हैं पूर्ण, एक होता है आधा भरा, जिसे बोलते हैं अर्धपूर्ण। कक्षकों का स्थायित्व, कक्षकों का स्थायित्व, कक्षकों का स्थायित्व, पूर्ण एवं अर्धपूर्ण कक्षकों का स्थायित्व अपूर्ण, अपूर्ण, अपूर्ण कक्षकों की अपेक्षा अधिक होता है। अपूर्ण कक्षकों की अपेक्षा, अपूर्ण कक्षकों की अपेक्षा अधिक होता है। लिख लो, साथ ही साथ तुम लिखते हो नहीं, बोर्ड के भरोसे रहते हो, अपेक्षा अधिक होता है। अरे बोर्ड पे तो मैं लिख ही रहा हूं, मैं खुद धीरे धीरे बोल रहा हूं, उसे लिखते जाओ साथ ही साथ। पूर्ण एवं अर्धपूर्ण कक्षकों का स्थायित्व तो अपूर्ण कक्षकों की अपेक्षा अधिक होता है। अब मुझे बताओ,
पूर्ण कक्षक कौन से होते हैं, अर्धपूर्ण कक्षक कौन से होते हैं और अपूर्ण कक्षक कौन से होते हैं। कक्षक तीन प्रकार के होते हैं। एक तो पूरे भरे, जैसे पूरे भरे कक्षकों में कौन सा आएगा, पूर्ण कक्षक। पूर्ण कक्षक कौन कौन से होते हैं पूर्ण कक्षक, जैसे एस में यदि 2 भर दूं तो बताओ ये कैसा है, पूर्ण है, अर्धपूर्ण है या अपूर्ण है। मुझे तो फुल भरा है तो पूर्ण है लग रहा है। पी में यदि 6 भर दूं तो बताओ ये कैसा है, पूर्ण। डी में 10 भर दूं तो ये भी पूर्ण है, और एफ में 14 भर दूं तो ये भी पूर्ण है। और अर्धपूर्ण कैसे होते हैं सब बताऊंगा। अर्धपूर्ण कक्षक, अर्धपूर्ण कक्षक होते हैं आधे भरे, जैसे एस में 1 लिख दूं तो अर्धपूर्ण, पी में यदि 3 लिख दूं तो भी अर्धपूर्ण, और डी में 5 लिख दूं तो भी अर्धपूर्ण, और एफ में 7 लिख दूं 7 तो अर्धपूर्ण। बताओ ये चीज समझ में आती है। अर्धपूर्ण मतलब आधे भरे हुए कक्षक। फुल 2 तो इसमें 1, फुल इसमें 6 तो इसमें 3, फुल इसमें 10 तो इसमें 5, और फुल इसमें 14 तो इसमें 7। ये हो गए हमारे कौन से, पूर्ण और अर्धपूर्ण। और ये क्या कह रहा है, पूर्ण और अर्धपूर्ण कक्षकों का स्थायित्व किनसे, अपूर्ण कक्षकों से अधिक होता है, यानी कि ये अधिक स्थायी होते हैं, ऐसा कह रहा है। ये अधिक स्थायी है, ठीक है। अब मैं बताता हूं अपूर्ण कक्षक कौन से होते हैं। अपूर्ण, बता सकता है मुझे कोई अपूर्ण कक्षक, बोलो माइक ऑन करके। नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। यदि नहीं पता, अपूर्ण कक्षक का मतलब होता है न तो पूर्ण और न अर्धपूर्ण, न फुल भरे हों न आधे भरे हों, तो कैसे हों, ये दोनों न हो, उसके अलावा भी तो कक्षक बचे होंगे। जैसे एस तो अपूर्ण नहीं हो सकता कभी, या तो पूर्ण होगा या अर्धपूर्ण, तो एस का तो सवाल ही नहीं उठता कि ये अपूर्ण कक्षक होगा भी। अच्छा, पी ये पूर्ण है और ये अर्धपूर्ण है। यदि मैं पी में 1 लिख दूं, पी में 2 लिख दूं और पी में 4 लिख दूं, पी में 5 लिख दूं, तो ये बताओ कैसे कक्षक हैं पी के, P1, P2, P4 और P5। ये कैसे हैं, अपूर्ण कक्षक हैं। न तो ये अर्धपूर्ण है न ये पूर्ण है, तो कैसे हैं, अपूर्ण है। अपूर्ण, न पूर्ण न अर्धपूर्ण, ऐसे कक्षकों को क्या बोलते हैं, अपूर्ण कक्षक। देखो 6 होता तो पूर्ण हो जाते, 3 होता तो अर्धपूर्ण, इसमें न कहीं 6 है और न कहीं 3 है, ठीक। ऐसे ही डी में देखो, डी में 10 और 5, ये 2 को छोड़ के बाकी सब कैसे होंगे, अपूर्ण। जैसे कहीं D1 लिखा हो, D2 लिखा हो, D3 लिखा हो, D4, D5 नहीं होगा, D6 और D7 और D8 और D9, ये बताओ कैसे हैं सारे के सारे, अपूर्ण। F में 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 नहीं होगा क्योंकि 7 तो अर्धपूर्ण है, 8 हो, 9 हो, 10 हो, ठीक है, 11, 12 और 13, 14 नहीं होगा। ये बताओ कैसे हो गए, अपूर्ण कक्षक। ये हम समझ गए। ये कैसे हैं, कम स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं, कम स्थायी। ऐसा ये नोट पॉइंट हमसे कह रहा है। देखो, पूर्ण एवं अर्धपूर्ण कक्षकों का स्थायित्व अपूर्ण कक्षकों की अपेक्षा अधिक होता है, यानी इनका स्थायित्व इन कक्षकों से अधिक होता है। अब बात आती है कि हमें ये समझाओ कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लास्ट में जो हमारा आया था वो मैं बता देता हूँ। 4s1, 4s2, 4s2 3d, 4s2, 4s2 3d4, ये न होकर 4s1 3d5 क्यों होता है, ये सही क्यों है, ये गलत क्यों, ठीक है। तो यहाँ पे ये रूल लग रहा है पूर्ण एवं अर्धपूर्ण कक्षकों का स्थायित्व वाला। कैसे, देखो, जिसके बगल में ही आता है, मैं क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही भर देता हूं, चलो ठीक है। Cr24, 1s2, 2s2, 2p6, यहां इधर ध्यान मत देना, लास्ट कक्षा पे देना। 3s2, 3p6,
4s2 और 3d4। देखो गिन लो, 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 20 और 4 24। लेकिन ये नहीं होता, ये गलत है। तो क्या सही है? यहां तक तो सेम है, 4s1 3d5। ये क्यों हो गया अब समझो। ये क्या कह रहा है? पूर्ण और अर्धपूर्ण। मुझे बताओ ये कक्षक कैसा है? 4s2 पूर्ण है, 2 है। ये कैसा है? बोलो ये कैसा है? कमेंट में, कमेंट में नहीं, ऐसे माइक खोल बोलो। जे अपूर्ण है। तो बताओ जे स्थाई है और जे अस्थाई है। क्यों कम स्थाई है? या मैं स्थाई तो कहूँ इससे बहुत कम है। तो जे अस्थाई है इसको स्थाई बनाने के लिए कोई तो हेल्प करेगा, उसका साथी करेगा। जे कौन है? इसका साथी है। इस पे 2 है, स्थाई है। क्या एस पे 1 होगा तो भी स्थाई होगा? बिल्कुल होगा। देख लो, एस में यदि 1 है तो भी अधिक स्थाई है, और एस में यदि 2 है तो भी अधिक स्थाई है, क्योंकि एस अपूर्ण होता ही नहीं है, या तो पूर्ण होता है या अर्धपूर्ण। तो एस में 1 आ गया तो भी जो उतना ही स्थाई है, और एस में 2 थे तो भी जो उतना ही स्थाई है। देख लो, ये अधिक स्थाई, एस में 1 और 2, कुछ भी हो ये तो स्थाई रहता है, क्योंकि इसमें अर्धपूर्ण और पूर्ण ही होते हैं, पूर्ण होते नहीं है। अब बताओ, जब ये 2 रख रहा था तो स्थाई था, 1 रखा तो भी स्थाई है। तो जिसके बगल वाला कैसा है? अस्थाई है, या ये कहूँ ये अपूर्ण कक्षक है, जो इससे बहुत कम स्थायित्व रखता है। स्थायित्व मतलब स्टेबल नहीं है, टूट जाता है। तो इसको स्थायी बनाने के लिए अपने साथी को ये हेल्प करेगा। ये कहता है कि भाई एक मुझसे ले ले। जैसे 2 थे, इसने 1 इसको दे दिया। जैसे ही इसने 1 इसको दिया तो खुद पे क्या कर लिया इसने? 1। और इस डी में कितने चले गए? 5। अब बताओ डी कैसा हो गया? अर्धपूर्ण, पूर्ण या पूर्ण? कैसा हो गया? अर्ध अर्धपूर्ण हो गया। हाँ, और अर्धपूर्ण कक्षक देखो जरा कैसे होते हैं। अर्धपूर्ण कक्षक D5 कैसे होते हैं? अधिक स्थायी। पहले ये D4 था तो बताओ कैसा था? कम स्थायी। यहाँ से चल के यहाँ अधिक स्थायी वाले कॉलम में आ गया। मतलब ये किसकी वजह से स्थायी हुआ? जे एस कक्षक की वजह से हुआ। और इस एस कक्षक ने इसकी हेल्प क्यों करी? क्यों? इसीलिए करी क्योंकि एस में 2 थे तो भी स्थायी था, एस में 1 थे तो भी। तो बगल वाला कभी कभी इसको हेल्प कर देता है स्थायी बनाने के लिए, है ना। जैसे मान लो आपको कहीं जाना है, ठीक है, और उस बंदे पे जिसको साथ ले जो जो चल रहा था, तुम्हारा दोस्त था, उस पे साइकिल है, तुम्हारे पास गाड़ी है, और दोनों को सेम जगह जाना है ना। लेकिन वो तो काफ़ी लेट हो जाएगा, तो उससे ये कहोगे कि मैं तो हूँ ही स्थायी, मतलब मेरे पास तो गाड़ी है ही, तू बैठ जाएगा तो भी मैं वहीं पहुँचूंगा। ऐसे ही जो एक इलेक्ट्रॉन देता है तो भी स्थायी रहता है, और ये 2 रख रहा था तो भी स्थायी था। इससे अच्छा क्यों न अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के डी को दे दिया जाए। तो जे अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। ये ऐसी सिचुएशन कब आती है? ये सिचुएशन आती है जब एस चौथी में हो और डी तीसरी कक्षा में हो। तब एस कक्षक का, पूरे एस कक्षक का 1 इलेक्ट्रॉन निकलकर 3D कक्षक में चला जाता है, क्योंकि 3D कक्षक को उसे क्या बनाना है? स्थायी बनाना है। इसीलिए पूरा एस 1 रहता है और 3D5 रहता है। इसको स्थायी बनाने के लिए इस कक्षक से 1 इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाता है। अब बात आती है, मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरता हूं कॉपर का 29। बोलो पहले ये बताओ, ये समझ में आ गया? इसको स्थायी बनाने के लिए इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, बताओ समझ में आ गया? और लोग बताओ। ठीक है। अब देखो मुझे कॉपर का भरना है, तो मैं फिर कॉपर का भर रहा हूँ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। तुमने ये भरा होगा, जबकि ये नहीं होगा। बताओ, यहाँ भी वही सिचुएशन है। ये 4s 1 कर लेगा, और 3d9 9 वाला कैसा था बताओ? ये 3d9 कैसा कक्षक है? देखना, 3d9 अपूर्ण कक्षक है, यानी कि अस्थायी है, कम स्थायी है बहुत। इसको ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दान कर देगा, दे देगा। परमानेंट नहीं देता, ले लेगा बाद में, है ना, उसी का है वो तो। लेकिन इसको स्थायी बनाने के लिए ये दे देता है।
भाई तुमने गाड़ी पे दोस्त को बिठा लिया तो कोई गाड़ी उसकी हो गई? नहीं, तुमने सिर्फ हेल्प करी। ऐसे ही जिसकी हेल्प कर रहा है स्थायी बनाने के लिए, क्योंकि खुद तो स्थायी है ही, एक इलेक्ट्रॉन ये डी को दे दिया तो 3d 10 हो गया 4s1। कभी भी इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत करके मत आना। कॉपर और क्रोमियम में ये दो अपवाद हैं जिनमें पूर्ण और अर्धपूर्ण कक्षकों के स्थायित्व बढ़ाने के लिए, यानी कि डी कक्षक का स्थायित्व बढ़ाने के लिए एस कक्षक में से इलेक्ट्रॉन निकल के चले जाते हैं। बोलो क्लियर हो गए ये? यदि कम भी हुए होंगे थोड़े बहुत तो मैं इसको और कल समझाऊंगा, ठीक है।